इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय सेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन अभी शुरू किया है। तो आंसर होगा समुद्र सेतु सेकेंड। आपको पता है भारत में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो अब हम ऑक्सीजन दूसरे देशों से ला रहे हैं और इस ऑपरेशन का नाम रखा है समुद्र सेतु द्वितीय। तो अब इसमें हम अलग अलग जहाज यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन को लाने में, लेकिन उन जहाजों के नाम आपको याद नहीं रखने क्योंकि कई सारे जहाज हैं। तो बस आपको इस ऑपरेशन का नाम याद रखना है समुद्र सेतु द्वितीय। और समुद्र सेतु से आपको याद आता होगा पिछले साल वंदे भारत मिशन के हिस्से के रूप में अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों को भारत में वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था। अच्छा, नेवी की बात है ना, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नेवी डे 4 दिसंबर को। और नौसेना प्रमुख कौन है हमारे? करमबीर सिंह हैं। और ऑक्सीजन से आपको याद होगा हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन ऑक्सीजन को शुरू किया था और भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की थी, तो वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना कहां पे की गई? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि आदित्य L1 जो मिशन है ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन है। ये इसरो का मिशन है और इस मिशन से जो भी हमें डेटा मिलेगा तो उस डेटा का एनालिसिस करने, उसका विश्लेषण करने के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर बनाया जाएगा और इस सेंटर का नाम होगा आदित्य L1 सपोर्ट सेल। अच्छा, कहां पे स्थापित किया गया अभी ये सेंटर, ये सेल? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। बाकी आपको याद है उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत की पहली चेस अकेडमी खोली जाएगी। उत्तर प्रदेश ने अभी भारत का पहला FPO पोर्टल लॉन्च किया था और राजस्थान ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को लॉन्च किया था। लेकिन यहां बात हो रही है उत्तराखंड की, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। देहरादून तो पहले से ही है, अभी इसकी ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल बन गई है गैरसैंण। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नए मुख्यमंत्री बन गए हैं तीरथ सिंह रावत। इनसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, वो रिटायर्ड हो गए और अब हैं तीरथ सिंह रावत। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और नए चीफ जस्टिस बने थे अभी राघवेंद्र सिंह चौहान। अभी आपको याद होगा कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए देहरादून को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। और भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया। उत्तराखंड ने घरों की पहचान चलिका नाम योजना शुरू की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अभी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भी उद्घाटन किया गया था। और महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। और उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी। और अभी मनरेगा के तहत कार्य की संख्या को उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 150 कर दिया। उत्तराखंड ने ही घाट पेयजल योजना शुरू की थी। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला मोस गार्डन ये भी विकसित किया। कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। उसके अलावा पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। अच्छा बताइए, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, नीदरलैंड की मदद से। और हिम तेंदुए के लिए एक फेमस नेशनल पार्क है, कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क, ये मिलेगा आपको लद्दाख में। और स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ ये आपका, चलिए ये आप बताइए, स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ ये किस राज्य का स्टेट एनिमल है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। होप मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये खुला है उत्तराखंड के रानीखेत में। और रानीखेत में ही हमने उज्बेकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज भी किया था अभी 2021 में ही। बाकी भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी बना है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहाँ पे आपको देखो राजाजी टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टिहरी डैम ये भी आपको मिलेगा उत्तराखंड में, और किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में नए इंटरिम चार्ज डे अफेयर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डैनियल स्मिथ को। अच्छा, अब ये चार्ज डे अफेयर क्या होता है? तो देखो कई बार क्या होता है, हम राजदूत यानी कि एम्बेसडर अपॉइंट नहीं करते हैं,
तो हम क्या करते हैं, टेम्पररी बेसिस पे किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं जो कि एम्बेसडर का काम संभाल लेता है, और उसी व्यक्ति को कहा जाता है चार्ज d'affaires। तो अमेरिका का जो दूतावास है दिल्ली में, उसमें अमेरिका का कोई व्यक्ति बैठेगा। तो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा कि हम अभी वहां पे एम्बेसडर नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा समय चाहिए ये देखने के लिए कि हमें किसे एम्बेसडर बनाना है। तो जब तक हम एक व्यक्ति को भेज देते हैं जो टेम्पररी बेसिस पे एम्बेसडर का काम देख लेगा, और उसे ही कहा जा रहा है चार्ज d'affaires। और इनका नाम है डैनियल स्मिथ, जो कि अमेरिका के चार्ज d'affaires होंगे भारत में। अच्छा, वैसे ये कोई नया नाम नहीं है आपके लिए, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। जब भारत ने एक चार्ज d'affaires बनाया था, कहाँ पे, किस देश में, पाकिस्तान में, जिनका नाम है सुरेश कुमार। आप जानते हो पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, और हमने पढ़ा भी था कि पाकिस्तान में जो हमारे एम्बेसडर थे अजय बेसरिया, उनको भारत ने वापस बुला लिया था पाकिस्तान से, और फिर बाद में उनको कनाडा भेज दिया था। तो पाकिस्तान में भारत का कोई भी राजदूत नहीं है, पर वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है उसमें कोई तो व्यक्ति चाहिए ना हमारी तरफ से जो हमारे काम को संभाल सके। तो हमने एक टेम्पररी एम्बेसडर को अपॉइंट कर दिया जिनका नाम है सुरेश कुमार, और जिन्हें कहा गया चार्ज d'affaires। तो आपको समझ में आ गया ना। बाकी क्रिस्टीन वर्मथ, ये अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव बनी थी। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने, और एंथनी ब्लिंकेन विदेश मंत्री हैं ये अमेरिका में। वहाँ पे विदेश मंत्री को कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और डिफेंस मिनिस्टर को कहते हैं डिफेंस सेक्रेटरी। बढ़ते हैं आगे। बताइए किस राज्य ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति करने का फैसला किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो ये जो स्पेशल नर्सेज होंगी जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो ऑक्सीजन की वेस्टेज को रोके, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले ही कम है भारत में। तो ये 24 घंटे नजर रखेंगी कि पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी ऑक्सीजन आ रही है, कितनी जा रही है। तो इनको ऑक्सीजन नर्स नाम दिया गया है। बाकी हरियाणा से याद होगा, कोविड आपातकालीन ऋण योजना इन्होंने शुरू की थी। उत्तर प्रदेश ने अभी ई पंचायती पुरस्कार जीता था, और मध्य प्रदेश ने कोरोना वॉरियर्स योजना को शुरू किया। अभी यहाँ पे बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। मुख्यमंत्री हो गए उद्धव ठाकरे, गवर्नर हो गए भगत सिंह कोश्यारी, नए चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्त नाम है। अभी आपको याद होगा, महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया था, और भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये मुंबई में बनाई जा रही है। और टाटा ट्रस्ट ने जो जस्टिस इंडिया रिपोर्ट जारी की थी, उसमें नागरिकों को न्याय देने के मामले में टॉप पर आता महाराष्ट्र, और स्मॉल स्टेट्स में टॉप पर आता त्रिपुरा। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, जो कि नागपुर में है, उसका नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पे कर दिया था। और यहीं पे ही महा आवास योजना भी शुरू हुई थी, बेघरों को घर देने की योजना है ये। और महा से याद रखो, महाशरद योजना भी है यहाँ की, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की थी। और एक महापरवाना योजना भी है, राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए योजना है ये। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए भी चुना था। और बताइए, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये किसको दिया गया? आशा भोसले को। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में 50वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी बनी है? तो ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इसका नाम है कन्हार गांव। एक सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य यहाँ का याद रख लो आप, लावणी नृत्य, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, द टेल ऑफ द हॉर्स अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक नाम की बुक को किसने लिखा है? यशस्विनी चंद्रा ने। अच्छा, सुशील चंद्रा, ये नाम सुना होगा आपने, अभी हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने थे 24वें नंबर के। जेके रॉलिंग, इन्होंने अभी द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा है। पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं ये इंदिरा नुई, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो अभी हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के खतरे से निपटने के लिए सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है। और इस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? वनस्पति आवरण को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन एमिशन को कम करना, प्रदूषण को कम करना, और समुद्री जीवन को संरक्षित करना। इसमें पूरे सऊदी में 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, और 2030 तक
नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से सऊदी अरब की 50% ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। अब बात सऊदी अरब की है तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। देखो सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है। 2020 में आपको जानते हो G20 समिट हुई थी यहीं पे। बताइए 2021 की G20 समिट कहाँ पे होगी? इटली में। उसके बाद जो 2022 की होगी वो इंडोनेशिया में होगी। फिर जाकर 2023 की होगी भारत में। 2024 की ब्राज़ील में होगी। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल है। किंग है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और अभी हमने पढ़ा भी था सऊदी अरब जो देश है उसके पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया गया है। कुछ समय पहले सिप्री की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात यानी कि इंपोर्ट करने वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब है। सेकंड नंबर पे आता है भारत। और सऊदी अरब पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने जा रहा है। उसके अलावा सऊदी अरब ने 0 सड़कें, 0 कारें और 0 कार्बन उत्सर्जन वाले शहर को लॉन्च करने की घोषणा की थी और उस शहर का नाम रखा था द लाइन। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कहाँ पर है? ये सऊदी अरब में ही है, उसका नाम है रब अल खाली। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस देश ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो आंसर होगा भारत ने। SCRI मतलब सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो अभी भारत ने चाइना पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल को शुरू किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना। और इसका दूसरा उद्देश्य है भागीदार देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना और व्यापार तथा उद्योग को बढ़ावा देना। मतलब इस SCRI पहल में होगा क्या? इन तीनों देशों के बीच में किसी भी कंडीशन में कोई भी सामानों की आपूर्ति मतलब इन तीनों देशों के बीच में चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो रुकनी नहीं चाहिए। इसी के लिए इस SCRI पहल की शुरुआत की गई है। किन दो देशों के साथ? जापान और ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष का निधन हो गया। नाम बताइए। जनार्दन सिंह गहलोत। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे ये जनार्दन सिंह गहलोत, जिनका लंबी बीमारी के बाद अभी निधन हो गया। जनार्दन सिंह गहलोत ये अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष भी थे और अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, वैसे बताइए हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के थॉमस बक है और उसका हेडक्वार्टर मिलेगा लॉजेन स्विट्जरलैंड में। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किसने स्वास्थ्य और आरोग्य योजनाएं शुरू की है? तो आंसर होगा सिडबी ने। तो अभी सिडबी ने MSME को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये स्वास्थ्य और आरोग्य योजनाओं को शुरू किया है। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसमें MSME को 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा और उसे बहुत ही कम ब्याज दर पे दिया जाएगा। और ये जो लोन है ना, ये केवल आपको 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। देखो सिडबी मतलब क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? इसके अभी चेयरमैन बने थे S रमण। और रमण से याद रख लो NV रमणा। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये। कौन से नंबर के? 48 नंबर के। 48 का आधा करोगे तो बनता है 24। और 24 नंबर के कौन बने थे? क्या बने थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे 24 नंबर के। कौन? सुशील चंद्रा। और इनसे पहले थे सुनील अरोड़ा, जो वैसे भी गोवा के गवर्नर बन गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की समय अवधि को कहाँ तक बढ़ाया है? तो आंसर होगा 30 जून 2021 तक। अच्छा, ये जो विवाद से विश्वास योजना है ये कब शुरू हुई थी? 1 फरवरी 2020 को, जब बजट आया था, जिसे प्रस्तुत किया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और है क्या ये योजना? इसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी विवादित प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स से संबंधित जो भी विवादित मामले हैं उनका निपटारा करना। तो अब इसे 30 जून 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया। देखो याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कॉर्पोरेट टैक्स ये किस प्रकार का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का कोई एग्जाम्पल बताओ? तो GST है। अच्छा, GST से संबंधित समिति कौन सी है? विजय केलकर समिति। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में पोलैंड ने कब तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2049 तक।
तो अभी पोलैंड सरकार ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने के लिए कोयला खनन उद्योग के साथ समझौता किया है और ये ऐसा कर रहा है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए। हालांकि ये जो देश है पोलैंड, ये अपने देश की 70% ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयले पर ही निर्भर है। फिर भी इसने कहा है कि ये 2040 तक तो इसे घटा करके 11% कर देगा और 2049 आते आते ये कोयला उत्पादन को पूरी तरह से बंद कर देगा। कौन? पोलैंड। अब बात पोलैंड की है तो ये रहा मैप में पोलैंड। देखो, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो है, करेंसी है पोलिश ज़्लोटी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज डूडा है। पोलैंड से आपको याद होगा अभी पोलैंड के कीलस में विश्व युवा चैंपियनशिप आयोजित हुआ था, जहाँ पे भारतीय महिलाओं ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। ये पोलैंड में ही हुआ था। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को बढ़ाकर, सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 51,000 रुपये। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस, प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना।